2018 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंटरनेशनल एमबीए में अप्लाई करना है, क्योंकि दुनिया के टॉप 50 कॉलेजेस जो हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी के सभी इंडिया के बाहर के हैं, एक्सेप्ट वन कॉलेज दैट इज़ ISB। मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे GMAT देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि GMAT कैसा होता है, बट मुझे कहीं से पता चला कि GMAT की जो वेबसाइट है mba.com, वहाँ पे 2 ऑफिशियल टेस्ट पड़े होते हैं। उनमें से एक टेस्ट मैंने उठाया, फ्री होते हैं दोनों के दोनों, और मैंने टेस्ट दे दिया। जब मेरा स्कोर आया, मेरा स्कोर था अराउंड 550। तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कितना ही बेकार स्कोर होता है, स्पेशली फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड्स। बट मुझे ये पता था कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मुझे अब इससे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करने का अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसी के साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने एक बहुत ही सस्ता ऑनलाइन कोर्स लिया जिससे मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ सकूं, क्वांट और वर्बल दोनों सेक्शंस के। मैंने अराउंड एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी का एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लिया। उसमें अराउंड 20 टेस्ट थे, तो मैंने उनमें से एक एक करके टेस्ट देना शुरू करा। स्टार्टिंग के जो मैंने टेस्ट दिए, करीब पहला या दूसरा, उसमें मेरा स्कोर जो आ रहा था वो 620 630 आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट 700 था एटलीस्ट। बट धीरे धीरे करके मैंने जैसे जैसे और ज़्यादा टेस्ट देता रहा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मेरा स्कोर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। और 10th टेस्ट के बाद एक ऐसा टाइम आया जब मेरा स्कोर 730 740 आने लगा था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि मैं GMAT के लिए तो पूरी तरह रेडी हूँ। मैंने तुरंत टेस्ट बुक करा, 18,000 रुपये का GMAT टेस्ट। जी हाँ, बहुत महंगा होता है फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड्स। और मैं जा करके टेस्ट दे आया। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मुझे क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ नहीं लग रहे थे। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, इतना भी कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है। सारे क्वेश्चन मुझे नॉर्मल एवरेज लेवल के लग रहे थे। एक के बाद एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता रहा। मुझे लगा कि 700 का स्कोर तो आ ही जाएगा। अगर मेरे मॉक्स में 740 तक एटलीस्ट आ रहे थे तो 700 कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे ही स्कोर फ्लैश हुआ, मेरा स्कोर था 630। I was honestly in a situation of shock. I was not in right frame of mind, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 1 हफ्ते का। मैंने कुछ नहीं करा। बट फिर मैंने सोचा कि चलिए एनालाइज किया जाए बैठ करके। फिर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी उसमें सारे के सारे जो टेस्ट थे उनका पैटर्न लगभग सेम था। तो जब मैंने स्टार्टिंग के टेस्ट दिए तो उसमें जो मेरा 620 630 स्कोर आ रहा था वो एक्चुअली में मेरा प्रिपरेशन लेवल था। और आगे के जब मैं टेस्ट देता गया तो वो जो टेस्ट सीरीज था उसका जो एक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एकस्टम्ड हो गया। जब मैं आगे के टेस्ट दे रहा था तो मुझे पहले से ही साइकोलॉजिकली पता था कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं अच्छे से स्कोर कर देता था उसको और मेरा 700 प्लस स्कोर आने लगा था। तो वो एक जो मेरा तरीका था वो बहुत ही बेकार था और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा इस तरह की टेस्ट सीरीज मत लीजिए। वेल, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं भी ऑनलाइन वीडियोस देखने लगा जिसमें लोग बात करते हैं कि किस तरह वो 2 महीने में 3 महीने में उन्होंने 700 GMAT का स्कोर लिया है। ऑनेस्टली आई वाज समबडी की जिसने 8 से 9 महीने तैयारी करी थी और उसके बाद भी मेरा 700 GMAT का स्कोर नहीं आया था। मुझे जॉब छोड़ने का मन कर रहा था बट मुझे आउटपुट मिल नहीं रहा था। पर मैंने सोचा कि चलिए सेकेंड अटेम्प्ट पे एक बार फिर से करके देखते हैं। वर्बल में मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था, तो GMAT की एक ESR रिपोर्ट होती है, उसको भी डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। आई थिंक 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने होते हैं। आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने जो भी पेपर दिया है उसका एक एनालिसिस निकल के आ जाता है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। मैंने वो रिपोर्ट डाउनलोड करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन होता है वर्बल का, उसमें मेरा करीब 90% स्कोर था। एक क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है उसमें मेरा अराउंड 70% स्कोर था, पर सेंटेंस करेक्शन में मेरा स्कोर 30% था। सो दैट वाज द पार्ट जिसमें मुझे वर्क करना था। तो मैंने उठाया एक और कोर्स और मैंने उससे कॉन्सेप्ट्स जो हैं सेंटेंस करेक्शन के बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे, अराउंड 300 400। फिर उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर से मेरा 640 स्कोर आया। पिछली बार से 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट था और पहले और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में करीब 3 से 4 महीने का फ़र्क था। तो 3 से 4 महीने में मैंने कुछ भी इम्प्रूव नहीं करा।
आई वॉज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऑलरेडी 2 बार 18,000 रुपये का खर्चा कर चुका था। फॉर अ यंग इंडियन जो कि अभी अभी अर्न करना जिसने शुरू करा है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ड्रीम गिव अप कर दूँ। एंड काफ़ी ऐसे डेज होते थे कि मैंने करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त जो है मैंने GMAT को दे दिया था, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आई शुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, और काफ़ी बार ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बट देन आई डिसाइडेड कि चलो कोई नहीं, एक 3rd अटेम्प्ट दे के देखा जाए कैसा निकल के आता है, क्या मैं स्कोर करता हूँ। बट मैंने सोचा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। तीसरी बार मैं 18,000 रुपये खर्च करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं स्पेंड करूँगा। इस बार होता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ और ट्राई करूँगा अपनी लाइफ के साथ। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बट इस बार जो है मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट टेक्निक करता हूँ। जो ऑफिशियल टेस्ट होते हैं, GMAT क्लब एक फ्री पोर्टल जो है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस पड़े हुए हैं GMAT के, जो असली क्वेश्चंस हैं, जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हैं, हर डिफ़िकल्टी लेवल के, हर टॉपिक के, हर तरह का। इट्स लाइक अ लिटरली गोल्ड माइन ऑफ GMAT क्वेश्चंस। तो मैंने उन्हीं को लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू करा। उसके बाद मैंने एक लॉग बनाया, उसमें मैं देखता था कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मैं उसको नोट करता था। हर रोज़ मैं खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर अगले दिन मैं आकर के देखता था जो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे उसमें मेरे क्यों रॉन्ग हुए थे, राइट। और मैं फिर आई थिंक 1 महीने बाद मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, जो मेरे रॉन्ग होते थे मैं उनको फिर से अटैम्प्ट करता था, और मैं देखता था कि वो क्वेश्चंस फिर से रॉन्ग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनके कॉन्सेप्ट पे रीवर्क करना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक मेरा जो ये इस बार जो स्ट्रैटेजी था, वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाना, वो मैंने करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसके अलावा मैंने एक और जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करी, एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिनको मैंने ESR रिपोर्ट भेजी, एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव मैंने लेने की कोशिश करी, और उन्होंने मेरी दोनों ESR रिपोर्ट देख के बोला कि तुमने दोनों बार जो मिस्टेक्स करी हैं एग्जैक्टली सेम, और उन्होंने मुझको टिप्स दिए कि तुम ये चीज़ें चेंज करो। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, और वो टिप्स पे मैंने काम करना शुरू करा। तो आई थिंक अराउंड 3 months ऑनेस्टली ये सब करने के लिए आई जस्ट टुक 3 months। आई रिमेंबर जून में मैंने अपना 2nd अटेम्प्ट दिया था, और जो छोटी दिवाली वाला दिन होता है अक्टूबर में, उस दिन मैंने अपना GMAT का जो 3rd अटेम्प्ट है, और वो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, वो मैंने शेड्यूल कर दिया। उसके बाद जो है मैंने मॉक्स दिए, और इस बार मैंने केवल और केवल जो ऑफिशियल मॉक्स होते हैं MBA.com पे 3, 4, 5, 6 जो कि आपको खरीदने पड़ते हैं, थोड़ा महंगा लगेगा, बट ऑनेस्टली दे आर मच बेटर मॉक्स देन एनी अदर मॉक्स। मैंने वो मॉक्स अटेम्प्ट करे और मेरा स्कोर सही आ रहा। फिर आया मेन एग्ज़ाम वाला दिन, छोटी दिवाली वाला दिन। मैं गया एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने एक के बाद एक मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मुझे पेपर काफ़ी टफ लग रहा क्योंकि मैं आई थिंक सही कर रहा था, इस वजह से और क्वेश्चन टफ आते जा रहे थे। एंड आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स सी क्या स्कोर आता है, और स्कोर एकदम से फ्लैश हुआ। इट वाज अ 720। मैं बस बैठ करके वो स्कोर फ्लैश करते देखता रहा, बट फिर एग्ज़ाम सेंटर वाले जो होते हैं उन्होंने कहा नहीं बाहर निकलो। तो मैं बाहर आया, एंड मैंने आई वाज लाइक कि मैंने सही स्कोर देखा है ना। वो लोग जो है एक रिसीप्ट प्रिंट करके देखते हैं जिसमें आपका स्कोर लिखा होता है। मैंने देखा कि हाँ सच में 720 था। फिर मुझे विश्वास हुआ। जा कर के मैंने एक अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, एंड ऑनेस्टली मैं 10 मिनट तक रोया क्योंकि मैं बड़ा खुश हो गया था कि मुझे लगा अब GMAT में इतना अच्छा स्कोर आ गया, तो भाई मैं बहुत अच्छे कॉलेज में चला जाऊँगा। मुझे पता नहीं था कि उसके आगे के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि मैं एक दूसरे वीडियो में जिसकी बात करूँगा। बट हाँ, मेरा GMAT आ गया था और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैं 10 मिनट तक रोया। उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन करा, एंड मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने GMAT दिया और मेरा 720 का स्कोर आ गया। तो मेरी मम्मी का रिप्लाई आया, बेटा GMAT क्या होता है? मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा हाँ, एक अच्छा स्कोर होता है, एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा, वीडियो कॉल करा, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। 1 महीने तक तो आई वॉज़ ऑन क्लाउड 9। मैंने ऑफिस में काम भी काफ़ी कम कर दिया था। प्लीज़ कोई मत बताना मेरे मैनेजर को। ये था मेरा GMAT का जर्नी। मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैंने नोट करे हैं, जो आई थिंक हम सबको फॉलो करने चाहिए। तो वो मैं आपके साथ अभी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो है वो GMAT एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है।
इसका ये मतलब है कि जब आप बैठ करके घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, घर पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक आपको मेंटली भी पता होता है कि हाँ यार ये एक मॉक टेस्ट है और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी स्कोर आएगा तो इट वुड बी फाइन, इट वोंट अफेक्ट यू, राइट। बट जब आप रियली जा कर के वहाँ पे बैठते हैं और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और आप एक के बाद एक क्वेश्चन देते हैं, तो उस वक्त जो साइकोलॉजी चलती है कि मेरा ये आंसर जो है ये सही है नहीं सही है, आप अपने आप को सेकंड डाउट करने लगते हैं। एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी लोगों का स्कोर जो है, जो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनका स्कोर बेकार हो जाता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। वेल, मेरे साथ जो सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे लगा था कि क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरा स्कोर अच्छा आ जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली मैंने क्वालिटी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि केवल वहीं क्वेश्चंस उन्हीं जगहों से सॉल्व करिए जहां आपको लगता है कि जिनकी क्वालिटी रियली अच्छी है। मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि ऑफिशियल मटेरियल जो है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि मैंने अपने केस में देखा कि जब मैं इधर उधर के वेबसाइट से, काफ़ी सारे वेबसाइट से मैं क्वेश्चंस ट्राई कर रहा था, मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट मैंने जब ऑफिशियली जो वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करे जो कि असलियत में एग्ज़ाम में आए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगली चीज़ है, एक बाहर का पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, मेरे केस में मैंने एक इंटरनेशनल टीचर को कांटेक्ट किया था जिन्होंने मेरा ESR एनालाइज किया और मुझे बताया कि मैं कहाँ कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई जानने वाला है जो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, वो आपको देख के बता सके कि आप क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। आखिरी मेरा जो पॉइंट है वो इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है। वेल, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, हम लोग 1.4 बिलियन पीपल है, तो स्पेशली हम लोगों में खुद में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना बेटर आप GMAT में स्कोर ले आएँ उतना अच्छा है, क्योंकि आप खुद के इंडियन से ही इतना ज़्यादा कम्पीट कर रहे होंगे कि जो वो टॉप एक इंटरनेशनल कॉलेज है वहाँ पे आपको दूसरा इंडियन ही आपको पछाड़ देगा। तो कोशिश करिए आप जितना अच्छा GMAT में स्कोर ले आएँ उतना बेटर है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वेल, ये सब चीज़ें ऑनेस्टली वीडियोस में देखने में या फिर पढ़ने में या किसी और का सफ़र सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आप भी सोचते हैं कि यार काश मैं भी ये कर पाऊँ, कितना इंस्पायरिंग जर्नी है वगैरह वगैरह। मैंने भी इस तरह के खूब वीडियोस देखे थे जिसमें लोगों ने क्लेम करा था कि यार मैंने तो 3 महीने में ही GMAT में फाड़ दिया, 2 महीने में ये कर दिया। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबका अपना जर्नी होता है, सबकी एक अपनी वे होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने का। तो आप जो है वो डटे रहिए। आई होप कि इस तरह के वीडियोस आपको इंस्पायर करें, बट उनको अपने ज़्यादा स्तर पे मत लगाइए। अपना जर्नी धीरे धीरे करके करते रहिए। और एक और चीज़ मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि इस तरह के फ़ैसले लेना, इस तरह के डिसीजंस लेना, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। बट ऑनेस्टली यही सब जो डिफ़िकल्ट चीज़ें आप करते हैं वो आपको बाकी सबसे डिफरेंट बनाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़, जैसे कि बाकी सब यूट्यूबर्स कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा लिंक्डइन फॉलो नहीं करा है तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करता हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।